हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इस लेक्चर में हम लोगों को रेडिएशन के और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। ओके, तो पिछले बार तक हम लोगों ने एमिसिव पावर एमिसिविटी के कंसेप्ट पे एंड किया था। आज हम लोग उसके आगे का एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर और मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्बेंस। ओके, इट इज रिलेटेड विद एब्जॉर्प्शन। ओके, जब भी कोई ऑब्जेक्ट पे हीट हम लोग इंसिडेंट करते हैं तो उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और फिर एमिट करता है। तो ये वाले पार्ट में हम लोग एब्जॉर्बेंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये वाला एब्जॉर्प्शन का कंसेप्ट कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन से थोड़ा सा अलग है। तो इसको डिफाइन कैसे किया गया है फिजिक्स में? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। In a unit spectral width to the amount of energy incident over it at the same wavelength in unit spectral width, and it is called as spectral power, spectral absorptive power कहते हैं, spectral absorptive power. Okay, ये हम लोग a lambda से डिनोट करते हैं. Okay, it is denoted by a lambda. मतलब उस पे कितना एनर्जी कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया अपॉन उस पे कितना एनर्जी इंसिडेंट हुआ था। बट अगेन सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूनिट स्पेक्ट्रल विड्थ, मतलब लैम्बडा माइनस 1/2 टू लैम्बडा प्लस 1/2, ये वेवलेंथ के रेंज में। मतलब ये वेवलेंथ का लाइट डालो या ये वेवलेंथ का लाइट डालो या इन दोनों वेवलेंथ के बीच का लाइट डालो, वो कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है अपॉन टोटल इंसिडेंट विड्थ। यूनिट स्पेक्ट्रल विड्थ का कंसेप्ट ध्यान में आया ना? यानी सपोज तुमने अगर 4 मीटर लिया है तो 4 मीटर की यूनिट यानी 3.5 मीटर टू 4.5 मीटर। ओके, ये रेंज की अंदर तुम जो भी इंसिडेंट रेडिएशन का इंसिडेंट रेडिएट करो, क्या करोगे, रेडिएशन इंसिडेंट करोगे, रेडिएशन इंसिडेंट करोगे ये रेंज के अंदर, उसमें से वो कितना एब्जॉर्ब करेगा अपॉन कितना तुमने टोटल इंसिडेंट किया। दैट रेशियो इट इज नोन एज मोनोक्रोमैटिक एब्जॉर्बेंस और स्पेक्ट्रल एब्सॉर्प्टिव पावर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ठीक है, ये ध्यान में रखना है इसके लिए। क्लियर विद दिस? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फेरिस ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट क्या था कि ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएंट हीट विच इज इंसिडेंट ऑन इट, है ना। ब्लैक बॉडी वो बॉडी है जो क्या करती है, सारी की सारी जो रेडिएशन है जो उस पर इंसिडेंट हो रही है वो एब्जॉर्ब कर रही है, और सारी की सारी हीट जो उसने एब्जॉर्ब करी है वो रेडिएट भी कर रही है, एमिट कर रही है। ओके, अब फेरी नाम के साइंटिस्ट ने, अब ऐसा बॉडी तो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसने क्या किया, उसने इसके आसपास एक ऐसा बॉडी बनाया जो कि 99.99% रेडिएंट हीट जो है वो एब्सॉर्ब करता है, और उस बॉडी को नाम दिया फेरिस ब्लैक बॉडी। कैसा दिखता था फेरिस ब्लैक बॉडी? फेरिस ब्लैक बॉडी एक डबल्ड वॉल्ड सिलेंडर है, स्फीयर है, डबल्ड वॉल्ड स्फीयर है। ओके, डबल मेम्ब्रेन या डबल वॉल स्फीयर है। ये स्फीयर के बीच में वैक्यूम है। अब ब्लैक कलर तो यार दिखेगा नहीं, मैं ब्लैक कलर के बजाय ब्लू कलर का बताता हूं। इसके अंदर से यहां पे हम लोगों ने लैंप ब्लैक, समझाता हूं मैं तुमको लैंप ब्लैक क्या होता है ना। लैंप ब्लैक हम लोगों ने लगाया है। ओके, दिस इज लैंप ब्लैक। लैंप ब्लैक यानी काजल होता है, काजल समझता है तुमको, काजल है ना, सबको मालूम है ना, जो आंखों में लगा दे ब्लैक कलर का। लैंप ब्लैक इट इज वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। ओके, क्लियर विद दिस? अब इसके ही सामने, ये ओपनिंग के सामने, इसको हम लोग अपर्चर बोलते हैं। क्या कहते हैं? अपर्चर। उसके सामने ये एक कोनिकल प्रोजेक्शन है, कोनिकल प्रोजेक्शन। ओके, हाँ,
यहां पे वैक्यूम क्यों बनाया हम लोगों ने, क्योंकि वैक्यूम की खास बात क्या है, यहां से कंडक्शन और कन्वेक्शन ये लॉसेस नहीं होंगे, क्योंकि कंडक्शन कन्वेक्शन को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, और वैक्यूम यानी कोई भी मीडियम नहीं, तो कोई भी हीट का लॉस कंडक्शन या कन्वेक्शन के थ्रू नहीं होगा। ठीक है, अब ये वर्किंग कैसे, वर्किंग शुरू करने से पहले एक बात ध्यान में रखना, इस लैम्प ब्लैक की खास बात, ये क्या करता है, इस पे जितनी हीट एब्जॉर्ब होती है, जितनी हीट इंसिडेंट होती है उसका 99% एब्जॉर्ब कर लेते हैं, 99%, काफी अमाउंट है। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो हम लोग हीट ऐसा हम लोग रेडिएशन ऐसा इंसिडेंट करेंगे, तो यहां पे आने के बाद में ये कोनिकल प्रोजेक्शन जो कि एक परफेक्ट रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर मटेरियल से बना है ना, उस पे गिरेगा, अब ये रिफ्लेक्ट होगा, ये रेडिएशन यहां पहुंचा, यहां पे पहली बार एब्जॉर्प्शन हुआ, 99% एब्जॉर्ब हो गया पहली बार, अब वो यहां से यहां गया, यहां पे जो भी जितना भी गया 99% को छोड़ के इन्हें 1% इधर जो गया उसका 99% यहां पे एब्जॉर्ब हो गया, फिर वो यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, यहां गया, यहां पे भी 99% क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया, फिर यहां गया, सपोज यहां पे भी 99% एब्जॉर्ब हो गया, 3-4 रिफ्लेक्शन के बाद में करीब करीब पूरी हीट पूरी रेडिएशन जो इंसिडेंट हुई थी वो एब्जॉर्ब हो जाती है। कैसे, देखो फॉर एग्जांपल तुमने 10,000 जूल की रेडिएशन इंसिडेंट करी, ठीक है, तो यहां जब रिफ्लेक्शन हुआ इसकी 99% एब्जॉर्ब होगी, है ना, 99%, तो 99% कितना होता है इसका, 9900 हो गया इसका, 9900, यानी यहां से जब निकली वो सिर्फ 100 जूल थी, है ना, इसका 99%, तो यहाँ पे 100, यहाँ पे 9900 एब्जॉर्ब होगी, 9900 जूल एब्जॉर्ब होगी, 9900 जूल्स, फिर जो 100 जूल थी 10,000 में से 9900 जूल एब्जॉर्ब होगी, तो 100 जूल थी वो यहाँ पे, अब इसमें से यहाँ पे इस 100 जूल का 99% एब्जॉर्ब हो गया, यानी 99 जूल एब्जॉर्ब हो गई, बची कितनी, 1 जूल, 1 जूल यहाँ पे आके गिरी, 1 जूल, 1 जूल का 99% अगेन एब्जॉर्ब हो गया, यानी 0.99 जूल एब्जॉर्ब हो गया, तो 0.1 जूल यहाँ पे आके इंसिडेंट हुई, अब 0.1 जूल का 99% यानी 0.099 जूल एब्जॉर्ब हो गई, फिर बची कितनी, 0.001 जूल बची, अब बची कितनी, यानी तुमने इंसिडेंट की थी 10,000 जूल और 4 रिफ्लेक्शन के बाद, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, 4 रिफ्लेक्शन के बाद में कितना बचा, 0.001 जूल, यानी इसने करीब करीब पूरा ही तो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया है ना। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ फेरी, फेरी ने बनाया था, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग फेरीज ब्लैक बॉडी। इसके इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसके इंपॉर्टेंट पार्ट समझ में आए सबको, हाँ, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ फेरीज ब्लैक बॉडी। नेक्स्ट, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, थ्योरेटिकल टॉपिक है, हमको ध्यान में रखना पड़ेगा थ्योरी क्या है। प्रीवोस्ट का क्या बोलना है, प्रीवोस्ट का बोलना है एवरी बॉडी emits heat radiation at all finite temperatures except 0 Kelvin, as well as it absorbs radiation from the surrounding. सिंपल हिंदी में, हर बॉडी 0 केल्विन ये टेम्परेचर को छोड़ के हीट रेडिएट भी कर रही है, हीट एमिट भी कर रही है और हीट एब्सॉर्ब भी कर रही है। ओके, कौन से टेम्परेचर को छोड़ के, 0 केल्विन को छोड़ के, 0 केल्विन पे नहीं कर रही है। वाई 0 केल्विन, 0 केल्विन ये ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाता है, कोई भी मॉलिक्यूल का मोशन नहीं होता है। ओके, चलो, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी अलोंग वेरियस बॉडीज टेक प्लेस वाया रेडिएशन। प्रीवोस्ट का क्या बोलना है, ये जो भी एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है वो कौन सा मेथड से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन के मेथड से हो रहा है। ओके, थ्योरेटिकल एकदम थ्योरी जैसा, हिंदी में स्टेटमेंट जैसे याद रखो भाई, प्रीवोस्ट ने क्या क्या बोला।
फिर उसका क्या बोलना है लास्ट पॉइंट, देयर आर 3 केसेस, 3 केसेस है, बहुत आसान है 3 केसेस। पहला केस देखो क्या है, पहला केस उसका बोलना है अगर एब्जॉर्ब ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू एमिशन तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर हीट ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, एमिट कम हो रही है। दूसरा केस तो तुम ही बताओगे, अगर एब्जॉर्ब कम हो रहा है, एमिशन ज्यादा हो रहा है, यानी बॉडी एमिट ज्यादा कर रही है, हीट ज्यादा बाहर जा रही है, तो टेम्परेचर कम होगा। ओके, और तीसरा, अगर जितना एब्जॉर्प्शन है उतना ही एमिशन है तो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, है ना। कितना आसान था, प्रीवियस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, है ना। बस इतना ध्यान में रखना है, 0 केल्विन को छोड़ के सारा जो चीज हो रहा है ना, एब्जॉर्प्शन और एमिशन, ये सब 0 केल्विन को छोड़ के बाकी हर टेम्परेचर पे होता है, हर टेम्परेचर पे। 0 केल्विन तुम सोच रहे होंगे 0 केल्विन इज -273 डिग्री सेल्सियस, बेटा इतना टेम्परेचर फ्रीज में नहीं होता है, हाँ फ्रीज में भी इतना कम टेम्परेचर होता है क्या, -273। नेक्स्ट, किरचॉफ्स लॉ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा कंसेप्ट है। ओके, किरचॉफ्स लॉ, अब देखो कैसा है कि इसको जेई में एक प्रकार से डिफाइन किया है, इसको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बुक में अलग प्रकार से डिफाइन किया है। मैं दोनों प्रकार से डेफिनेशन बताऊंगा, महाराष्ट्र बोर्ड्स के हिसाब से, 12 स्टेट बोर्ड्स के हिसाब से भी बताऊंगा। मुझे लगता है कि 12 स्टेट बोर्ड के हिसाब से जो डेफिनेशन है वो काफी ज्यादा सिंपल है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट क्या है जो एनसीईआरटी के हिसाब से, वो ये है कि द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर यानी ई एंड एब्जॉर्प्टिव पावर मतलब ए लैम्बडा is same for all the surfaces. Okay, हर सरफेस के लिए at given temperature ये रेशियो सेम है, मतलब E upon A lambda for every surface is same and it is equal to emissive power of black body. ब्लैक बॉडी के emissive पावर के जितना होता है ये रेशियो, E upon A lambda is EB। ठीक है, समझ में? ये फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, फॉर एनी बॉडी या फॉर प्रैक्टिकल बॉडीज बोल सकते हैं लोग इसको। एंड दिस इज एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। स्टेट बोर्ड की डेफिनेशन क्या है? स्टेट बोर्ड की डेफिनेशन क्या है? द कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन मतलब एमिसिविटी फॉर अ गिवन बॉडी इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर दैट बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर। कोई भी बॉडी के लिए उस बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन सेम होता है। ओके, यानी जितना कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन रहेगा उतना ही कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन रहेगा। ओके, समझ में है? हाँ, यानी यहां से हमको समझ में आता है कि जितना ए ज्यादा रहेगा उतना ई भी ज्यादा रहेगा, है ना। यानी गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर, बैड एब्जॉर्बर इज अ बैड एमिटर। आसान, गुड एब्जॉर्बर गुड एमिटर, बैड एब्जॉर्बर बैड एमिटर, वेरी सिंपल, है ना। सिंपल था कि नहीं था? हाँ, ओके। हाँ, ये हमारा आज का लास्ट कंसेप्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी कंसेप्ट क्या है? यहां पे हम लोगों ने उस ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के वेवलेंथ के हिसाब से, किसको कांस्टेंट रख के? टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के वेवलेंथ के हिसाब से इमिसिव पावर को प्लॉट किया। किसके हिसाब से किसको प्लॉट किया? वेवलेंथ के हिसाब से एमिसिव पावर। समझाऊंगा थोड़ी देर में, बस थोड़ा सा रुक जाओ। प्लॉट किसको किसको किया? वेवलेंथ के हिसाब से, यानी वेवलेंथ को चेंज करके एमिसिव पावर को चेक किया अपन ने, और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा। तो देखो स्टेटमेंट क्या है? द रेट ऑफ एमिशन per unit area of a surface is defined as a function of the wavelength of the emitted radiation। यानी उस ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकली उसकी वेवलेंथ का ग्राफ देखा, ग्राफ निकाला, किसके हिसाब से? उसके एमिसिव पावर के, उस ब्लैक बॉडी के जो एमिसिव पावर निकली उसके एमिसिव पावर को,
हम लोगों ने रिलेट किया, जो रेडिएशन निकली, रेडिएशन यानी क्या है, वेव है, वेव है तो वेवलेंथ है, तो जो रेडिएशंस निकली मतलब एमिसिव पावर जो था उसको वेवलेंथ के हिसाब से प्लॉट किया, ध्यान में रखना, लेकिन एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर के हिसाब से। तो ये जो प्लॉट है वो अपने को कैसा मिला, देखो यहाँ पे लैम्बडा प्लॉट किया, यहाँ पे ई लैम्बडा, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर या फिर एमिसिव पावर, तो हमको ग्राफ इस तरीके का मिला। अब तुम बोलोगे सर ये क्या रंगोली निकाली आपने समझा दो, देखो अभी ये ग्राफ मिला है, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, तो हमको ये ऐसे ही याद रखना है। अब मैं इसको तुमको समझाता हूं कि तुमको याद करते वक्त, इस चीज को समझते वक्त क्या क्या बातें ध्यान में रखनी। सबसे पहली बात, हम लोग क्या देख रहे हैं, ये पहला ग्राफ है, दूसरा ग्राफ है, तीसरा ग्राफ है, चौथा ग्राफ है। पहला ग्राफ हम लोगों ने एक टेम्परेचर पे रखा, निकाला, लेट अस से 3000 केल्विन, 3000 केल्विन, ओके, 3000 केल्विन की वैल्यू था उसका, ओके। हाँ, तो यहाँ पे अपन ने वेवलेंथ को प्लॉट किया, हमको क्या दिखा कि स्टार्टिंग में जब वेवलेंथ बढ़ रहा था, एमिसिव पावर बढ़ा, देखो मैं इसको अलग कलर से नोट डाउन करता हूँ, ये बढ़ा, देखो बढ़ता गया, वेवलेंथ बढ़ी, एमिसिव पावर बढ़ता चला गया, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एमिसिव पावर मैक्सिमम था, फिर और जब वेवलेंथ बढ़ी तो एमिसिव पावर कम होता चला गया, ठीक है। यानी क्या दिखा हम लोगों ने, क्या देखा कि वेवलेंथ बढ़ा तो एमिसिव पावर भी हमको अच्छा वैल्यू दिखा, बढ़ता गया, वो वैल्यू, उसका वैल्यू बढ़ता गया एमिसिव पावर का। दिस वाज द वेवलेंथ लैम्बडा 1 मैक्स बोलूंगा मैं इसको, दिस वाज द वेवलेंथ, लैम्बडा 1 वाज द वेवलेंथ, लैम्बडा 1 मैक्स was the wavelength for which emissive power was maximum, समझा। लैम्बडा 1 मैक्स वो वेवलेंथ थी जहां पे वेवलेंथ मैक्सिमम नहीं थी, एमिसिव पावर मैक्सिमम था, ठीक है। ये एक टेम्परेचर पे देखने मिला, हम लोगों ने क्या किया, बाद में टेम्परेचर बदल दिया, 4000 केल्विन कर डाला, ठीक है। फिर ग्राफ देखो कैसा मिला, है ना, फिर ग्राफ ये ऐसा मिला, अब ऊपर बढ़ा, क्योंकि तुमने टेम्परेचर बढ़ाया ना, टेम्परेचर बढ़ा इसलिए इंटेंसिटी बढ़ गई, अब यानी ज्यादा एमिशन हो रहा है, और फिर बाद में ग्राफ कम होता चला गया। अब इसमें ऑब्जर्व क्या था, देखो इस बार ये था मैक्सिमम वेवलेंथ, सॉरी वेवलेंथ वाला वेवलेंथ जहां पे एमिसिव पावर मैक्सिमम थी, वो पिछले बार से कम थी, पिछले बार ज्यादा वेवलेंथ पे, मतलब एक लैम्बडा 1 मैक्स वेवलेंथ पे एमिसिव पावर मैक्सिमम थी, वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा वैल्यू थी, लैम्बडा 2 मैक्स कम है, इसका वैल्यू कम है, लेकिन उस पे एमिसिव पावर मैक्सिमम है, टेम्परेचर बढ़ गया, ओके। लैम्बडा 2 जो था, लैम्बडा 1 मैक्स पे, ये टेम्परेचर पे लैम्बडा 1 मैक्स पे हमको एमिसिव पावर मैक्सिमम मिला, ठीक है। अब तीसरा ग्राफ जो था वो ऐसा था, ओके। और ये जो ग्राफ था, ये जो ग्राफ प्लॉट हुआ था वो और ज्यादा टेम्परेचर पे प्लॉट हुआ था, लेट अस से 5000 केल्विन। अब टेम्परेचर बढ़ा तो इंटेंसिटी बढ़ गई, तो एमिसिव पावर मैक्सिमम हुआ, लेकिन वो जो एमिसिव पावर मैक्सिमम हुआ ना, वो इस बार और कम वेवलेंथ पे, ये नहीं लैम्बडा 3 मैक्स था, ये जो था ये था लैम्बडा 3 मैक्स, यानी वो वेवलेंथ जहां पे एमिसिव पावर मैक्सिमम थी, समझ रहे हो, हाँ, ध्यान में आया। तो इसके कुछ कंक्लूजन थे, ये ग्राफ के कुछ कंक्लूजन थे, ये कंक्लूजंस जो है, ऐसा चौथा ग्राफ भी है, ये कंक्लूजंस हमको बोर्ड एग्जाम्स में बड़े इंपॉर्टेंट है, वो तो है ही है, और खास करके सीईटी में भी इंपॉर्टेंट है, जेई और नीट में भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके कंक्लूजंस क्या थे, ऑब्जर्वेशंस क्या थे इस ग्राफ के। सबसे पहला था, एट गिवन टेम्परेचर द एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ अ ब्लैक बॉडी। ये सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए हो रहा है, ध्यान में रखना। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो कर्व है, या ऐसे कर्व्स है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है उसकी ऐसी,
या फिर ये ऐसा सिंपल सिंपल कर्व नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म कर्व है, नॉन यूनिफॉर्म कर्व। यानी यहां से ये पार्ट देखो ऐसा स्टीप है, ये पार्ट एकदम ऐसा है, स्लोप टाइप इसका ये ज्यादा है, स्लोप इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम हो गया, तो नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, दूसरा पॉइंट क्या था, एट गिवन टेम्परेचर द रेडिएंट पावर एमिटेड इनिशियली इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ, रीचेज अ मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीजेस। ये पहले एमिसिव पावर बढ़ी, फिर मैक्सिमम वैल्यू होगी, फिर कम होगी। सेकेंड पॉइंट ऑब्जर्वेशन कितना सिंपल था, पहला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, दूसरा पहले वो बढ़ी फिर मैक्सिमम हो गई और फिर कम हो गई। तीसरा, द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द रेडिएटिंग बॉडी, है ना। ये जो वेवलेंथ थी जिसपे एमिसिव पावर मैक्सिमम हो रहा था, वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था। हम लोगों ने देखा कम टेम्परेचर पे ज्यादा वेवलेंथ की वैल्यू थी, फिर टेम्परेचर बढ़ाया तो वेवलेंथ की वैल्यू कम हुई। कौन सी वेवलेंथ की, जहां पे रेडिएशन मैक्सिमम इंटेंसिटी का था, एमिसिव पावर मैक्सिमम था, वो वाली वेवलेंथ सिर्फ, समझे ना, वो वाली वेवलेंथ जहां पे एमिसिव पावर मैक्सिमम था, वो वाली जो वेवलेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। कौन, वेवलेंथ, कौन सी वाली वेवलेंथ, जहां पे एमिसिव पावर मैक्सिमम है, यानी ये मतलब एमिसिव पावर मैक्सिमम है। फोर्थ पॉइंट, ये सब बोर्ड्स में ना, एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, टोटल एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, पहली चीज, पर यूनिट एरिया, दूसरी चीज। यानी इसके नीचे का अगर तुमने ये एरिया निकाल लिया तो तुमको क्या मिलेगा, तुमको मिलेगा टोटल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम मिलेगा, तुम अगर वो एरिया निकालते हो तो। ओके, नेक्स्ट, द पीक ऑफ द कर्व्स शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी ये साइड में, ये देखो पीक इधर लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा था ऐसा, कर्व दैट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाया तो ये जो पीक है ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा था, है ना। देखो पहले हम लोगों ने ऐसा बनाया, फिर ये ऐसा इधर पीक को शिफ्ट किया, इधर पीक को शिफ्ट किया, ऐसा ऐसा किया। लास्ट पॉइंट, एट हायर टेम्परेचर द रेडिएंट पावर करस्पॉन्डिंग टू ऑल द वेवलेंथ्स इंक्रीजेस, है ना। टेम्परेचर बढ़ाने से रेडिएंट पावर जो है वो बढ़ता है ना। पहले कर्व छोटा बनाया, फिर कर्व ऊपर बनाया, फिर कर्व ऊपर बनाया, टेम्परेचर बढ़ा रहे थे ना, 3000 केल्विन, 4000 केल्विन, 5000 केल्विन, 6000 केल्विन के लिए और ऊपर बनाया, तो ये इस तरीके से कितना रंगोली बन गया है ना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक में हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।